नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और 6 अभियुक्तों को जमानत दे दी है। अर्नब गोस्वामी को बीते बुधवार 4 नवंबर को मुंबई में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी का वीडियो भी काफी वायरल हुआ, जब महाराष्ट्र पुलिस सुबह सुबह उनके घर पहुंची थी और उन्हें पुलिस वैन में उठाकर साथ ले गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट का जमानत न देना बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हो सकता है कि आप उनकी विचारधारा को पसंद नहीं करते, मुझ पर छोड़ें तो मैं अर्नब का चैनल नहीं देखता और आपकी विचारधारा भी अलग हो सकती है, लेकिन अगर कोर्ट अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा नहीं करेगा तो ये रास्ता उचित नहीं है। हमारा लोकतंत्र बहुत ही लचीला है, सरकार को टीवी के तंज को इग्नोर करना चाहिए, इस आधार पर चुनाव नहीं लड़े जाते। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई राज्य किसी व्यक्ति को जानबूझकर टारगेट करता है तो एक मजबूत संदेश देने की आवश्यकता है। हमारा लोकतंत्र असाधारण रूप से लचीला है। सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी की रिहाई के मामले में तुरंत सुनवाई को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने कोर्ट के महासचिव को पत्र लिखकर गोस्वामी की रिहाई की याचिका पर तुरंत सुनवाई किए जाने को लेकर विरोध जताया है। दुष्यंत दवे ने पत्र में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने कोरोना महामारी के दौरान भेदभावपूर्ण ढंग से मामलों को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, एक और जहां हजारों लोग उनके मामलों की सुनवाई न होने के कारण जेलों में पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर एक प्रभावशाली व्यक्ति की याचिका को एक ही दिन में सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया गया। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन न्यूज पोर्टलों, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडरों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने की अधिसूचना जारी की है। बता दें कि केंद्र सरकार ने इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यमों का नियमन टीवी से ज़्यादा जरूरी है, और अब सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों से न्यूज़ या कंटेंट देने वाले माध्यमों को मंत्रालय के तहत लाने का कदम उठा लिया है। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में जाने की सलाह दी है और ऐसी सलाह पहले भी दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने आज तक से कहा कि आने वाले दिनों में बिहार में बीजेपी संगठन को और मजबूत करना है। आज हम 75 पर हैं, आगे हमें इसे 150 पर ले जाना है। चौबे ने कहा कि नीतीश जी किसी भी नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं, यहाँ हो या कहीं भी, और इस बारे में फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने जेडीयू अध्यक्ष से बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी को आशीर्वाद देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी, लालू जी ने आपके साथ संघर्ष किया है, आंदोलनों में जेल गए हैं, बीजेपी संघ को छोड़िए, देश को बर्बादी से बचाइए। हालांकि दिग्विजय के इस ट्वीट पर कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों से उत्साहित असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन अब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी अपने पैर फैलाने पर विचार कर रही है। इन आरोपों पर कि उनकी पार्टी ने बीजेपी विरोधी वोटों को विभाजित किया, ओवैसी ने कहा कि वह एक राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं और इसे अपनी मर्जी से चुनाव लड़ने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि क्या आपका मतलब ये है कि हम चुनाव ना लड़ें? आप यानी कांग्रेस जाकर शिवसेना की गोद में बैठ गई। यदि कोई पूछता है कि आप यहाँ चुनाव क्यों लड़े, मैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और देश की हर इलेक्शन में लड़ूंगा। बिहार में चुनाव परिणामों के ऐलान के बाद झड़प की पहली खबर आई है। सीवान में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों के बीच मारपीट हुई है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में तहरीर देने की तैयारी की गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि अंगया गांव के कुछ दलित और कुशवाहा परिवार आरजेडी का झंडा अपने घरों पर लगाए हुए थे, जिसको लेकर उसी गांव के बीजेपी समर्थकों में नाराजगी थी। चुनाव परिणाम जैसे ही घोषित हुआ तो बीजेपी समर्थकों ने राजद समर्थकों पर धावा बोल दिया और मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहा सीमा विवाद जल्द ही सुलझ सकता है। दरअसल जानकारी है कि दोनों देशों की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख के सेक्टर में डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा की है, जिसके तहत दोनों देशों के जवान अप्रैल-मई वाली अपनी पुरानी यथास्थिति पर लौट जाएंगे। इस पर 6 नवंबर को चुशुल में कॉर्प्स कमांडर लेवल की 8वें चरण की बातचीत में चर्चा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के इरादे से काली पूजा के अवसर पर पश्चिम बंगाल में पटाखों की बिक्री और इनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से बुधवार को इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान जीवन बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमेरिका के निवर्तमान विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि देश में डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा।
पोम्पियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होगा। हम तैयार हैं। दुनिया देख रही है कि यहाँ क्या हो रहा है। हम हर एक वोट की गिनती करने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का संकेत दे दिया है कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो बाइडेन की जीत और राष्ट्रपति ट्रंप की हार स्वीकार नहीं की है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पिछले सप्ताह हुए राष्ट्रपति चुनाव में हार को स्वीकार नहीं करना शर्मनाक है, मगर बाइडेन ने जोर देकर कहा कि सत्ता परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। इस बीच ट्रंप ने फिर से ट्वीट किया है कि आखिरकार उनकी ही जीत होगी। ट्रंप ने मंगलवार को कई ट्वीट कर फिर मतदान में गड़बड़ी होने की शिकायत की और लिखा, हम जीतेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने फिर रोहित शर्मा को सीमित ओवरों के फॉर्मेट में टीम इंडिया की कमान सौंपने की वकालत की है। गौतम गंभीर का मानना है कि अगर रोहित शर्मा को व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम की पूर्णकालिक कप्तानी नहीं सौंपी जाती है तो ये शर्मनाक और भारतीय क्रिकेट का दुर्भाग्य होगा। गंभीर के अलावा टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का भी कहना है कि बिना सवाल के रोहित शर्मा को भारतीय टी20 टीम का कप्तान होना चाहिए। भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 44,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और 512 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल एक्टिव मामले 4,94,000 के पार हो गए हैं और मृतकों की संख्या 1,27,000 के पार हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।